नमस्कार, मैं आत्मजीत सिंह द पब्लिक इंडिया के लिए आपसे रूबरू हुआ हूँ। आज की गतिविधियों के बारे में आपसे बात करनी थी। कल रात मीटिंग किसान आंदोलन की 1 बजे तक चली और उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 2 मुद्दों पर लेकर सरकार से बड़ी लंबी वार्ता किसान संगठनों की हुई। किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के साथ-साथ साथी और रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ गए थे। 3 मिनिस्टर्स अर्जुन मुंडा, नित्यानंद और पीयूष गोयल थे। इस बार मीडिएशन के लिए भगवंत मान भी वहाँ मौजूद थे। सेक्टर 26 चंडीगढ़ में जो मीटिंग हुई उसमें एसकेएम को लेकर तमाम बातें हुई। जो 12 मांगे हैं, जिसमें 10 प्रमुख मांगे हैं, एमएसपी को लेकर, लैंड एक्विजिशन एक्ट को लेकर और कर्जा मुक्ति को लेकर ऑल इंडिया की मांगे हैं ये। इस पे गहन चर्चा हुई और उसके बाद सरकार का रवैया एमएसपी को लेकर कुछ विपरीत था और वो कह रहे थे कि हम इसको नोटिफाई कैसे करेंगे या इस पे इसको कैसे लाएंगे, बिकॉज अब क्योंकि सेशन जो है वो खत्म होने वाला है और उसके बाद आचार संहिता लगने का भी सरकार ने कहा। तो हमने कहा भाई देखिए, आप ये तो लंबित मांगे हैं 2021 से, आपने कहा था कि इसको पूरा करेंगे, पर आपने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। आपने कमेटी बनाई तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं दिए, और जब कमेटी की कोई रिपोर्ट आई होगी तो आप ही को पता है उस रिपोर्ट के बारे में, हमें तो उसकी नॉलेज नहीं है। और हमारी मांग जो C2+50 फॉर्मूला पे कानून बनाने की है कि इससे नीचे की खरीद नहीं होगी मंडी से बाहर भी, क्योंकि आपको पता है कि 94% जो फसल है वो एमएसपी पे नहीं खरीदी जा रही, वो ओपन मार्केट पे खरीदी जाती है। मात्र 6% खरीदी जाती है और उसकी वजह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की भी दिक्कत है। उसकी वजह से पानी का टेबल भी जो है लगातार धान की खेती करने से, धान और गेहूं की खेती करने से पंजाब में पानी का वाटर टेबल भी नीचे चला गया है। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो खड़ी क्रॉप्स होती हैं, जैसे बाजरा है, जौ है, ज्वार है, या ईयर ऑफ मिलेट्स भी कहा गया इस बार यूएन को, इंडिया ने नारा दिया था। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तभी पॉसिबल है जब सिर्फ 23 फसलों पर नहीं, सारी फसलों पर एमएसपी हो। आपने देखा अबोहर में कीनू के किसानों ने, जो कीनू फ्रूट आता है उसके किसानों ने कैसे अपना कीनू जो है, कुंटल कुंटल कीनू जो है वो सड़क पे रोड दिया और उस पर ट्रैक्टर चला दिए, क्योंकि जो कीनू 10 रुपए किलो बिकता था 98 में, आज वो 5 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा है। और शहरों में कोई भी फ्रूट जो है 35-40 रुपए किलो से कम नहीं है। तो ये बिचौलिए कौन हैं जो बीच का मार्जिन खा जाते हैं? व्यापारी किसान को पैसा नहीं देता है, पर ग्राहक से पूरा पैसा लेता है। होलसेल मार्केट में भी यही व्यापारी जो है वो रेट हर चीज का बढ़ा देते हैं। आपने देखा लहसुन का रेट कहाँ 450 रुपए पहुंच गया, जबकि 80-100 रुपए लहसुन बिकता था। इसकी कीमत किसान को नहीं मिलती, चाहे वो प्याज हो, लहसुन हो, टमाटर हो, जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उसमें एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं है। आपने देखा हिमाचल में जो एप्पल ग्रोअर्स हैं, जो सेब के किसान हैं, उन्होंने कितना दिक्कत करी कि वहां पे जो है कार्टेल बन गया है और 10 रुपए 20 रुपए किलो बी कैटेगरी का सेब भी जो है, मतलब सी कैटेगरी का सेब भी, हल्का सेब भी जो है सेम रेट पे बिक रहा है, और बी कैटेगरी और ए कैटेगरी का सेम भी सेम रेट पे बिक रहा है। तो बोरी के भाव सेब खरीदा जा रहा था। तो हिमाचल के किसानों का बहुत, सेब के बागानों का के किसानों का बहुत नुकसान हुआ और उन्होंने बहुत गुस्सा जताया, जिसमें सरकार बदली गई। यही कुछ मामला धान को लेकर है। बिहार में जिस धान का रेट 1500-1600 रुपए नहीं मिलता है, उसी धान का रेट जो है आप छत्तीसगढ़ में अनाउंस कर देते हैं कि हम 2700 रुपए, 3100 रुपए में खरीदेंगे। अभी हाल के इलेक्शन में आपने देखा कि कांग्रेस ने कहा कि 3100 रुपए, और उधर बीजेपी ने आवाज लगाई कि हम 3200 रुपए में खरीदेंगे। पर उस धान का रेट बिहार में आज भी 1600 से 1800 रुपए है। उस धान का रेट आज भी पंजाब और हरियाणा में 2200 रुपए के करीब, 2200 2250 रुपए है। गेहूं का भी यही कुछ मामला है। मध्य प्रदेश में अभी इलेक्शन हुए, उसमें सरकार ने कहा हम 2500 रुपए में गेहूं खरीदेंगे, और उसी गेहूं का रेट 2187 रुपए पंजाब में एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। हालांकि पंजाब में फिर भी 70% गेहूं और धान जो है वो एमएसपी पे खरीदा जाता है, देश में और किसी भाग में नहीं खरीदा जाता। तो इन सब मामलों पे चर्चा हुई और सरकार को किसानों ने ये चेताया कि जब आपका प्राइस करेक्शन मैकेनिज्म है, और आप एमएसपी पे एपीएमसी एक्ट इसीलिए लेके आए थे कि जब भी फसल तैयार होगी उसका रेट नीचे गिरेगा तो सरकार का दायित्व बनता है उस रेट को नीचे गिरने नहीं देना। वो मार्केट इंटरवेंशन करती है, अगर रेट गिरता है तो वो खरीदती है, और रेट बढ़ता है तो बेचती है। इस तरीके से वो प्राइस इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करती है, फूड इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करती है। पर कहीं ना कहीं सरकार का रवैया रूरल के लिए और रूरल वेजेस के लिए बहुत
नरम नहीं है। और इसी वजह से अगर आप देखें कि सरकार जो बजट आवंटन करती है, चाहे वो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का हो या पब्लिक स्पेंडिंग का 5% पैसा भी रूरल स्पेंडिंग में नहीं जाता है। आपने देखा किस तरीके से सरकार ने पीएम आवास योजना के नाम पर 2 करोड़ मकान देने की बात की, जल शक्ति योजना के नाम पर हर घर जल देने की बात की, एमएसपी पर उन्होंने कहा कि थी है और रहेगी। उन्होंने स्वच्छ भारत के अंदर टॉयलेट बनाने की बात की। उन्होंने दलितों, वंचितों को और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जनमन स्कीम की बात की। पर कहीं ना कहीं रूरल स्पेंडिंग कमजोर हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कम है। रोड, रेल, पोर्ट नेटवर्क्स के लिए तो सरकार के पास पैसा है, नए एयरपोर्ट्स बनाने के लिए पैसा है, पर फार्म टू गेट पॉलिसी सरकार के पास नहीं है। सरकार इंफ्रा फंड करना चाहती है, सरकार एफपीओज लाना चाहती है, पर वो एफपीओज सिर्फ फायदा करेंगे तो कॉर्पोरेट्स को फायदा करेंगे। वो एफपीओज या कोऑपरेटिव्स, जिस तरीके से कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की भी बात हुई और अमित शाह के पास कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है और कहा जाता है कि हम बड़े कोऑपरेटिव्स बनाएंगे अमूल की तर्ज पे और सारी फसलों की पैकेजिंग और मार्केटिंग हम लोग करेंगे। एक तरफ तो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, वो कहती है पीएसयूज में हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है बिकॉज ये हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है। हमारा कार्य क्षेत्र डिफेंस है, हमारा कार्य क्षेत्र इंटरनल सिक्योरिटी है, हमारा कार्य क्षेत्र वेलफेयर स्कीम्स है, हमारा कार्य क्षेत्र हेल्थ है, एजुकेशन है, सोशल वेलफेयर है और इक्वालिटी है। जो समाज के लोग वंचित रह गए, जो आखिरी पायदान पे खड़े, उनको देखने का है। पर ये सरकार क्या कहती है, ये बिजनेस मॉडल पे है। ये सरकार कोऑपरेटिव्स बना के, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बना के, खुद कोऑपरेटिव्स बना के मार्केटिंग करना चाहती है, एक्सपोर्ट करना चाहती है। और एफसीआई के गोदाम उन्होंने पहले ही अदानी को दे रखे हैं। तो आप ये समझिए कि जब अदानी के पास एफसीआई के गोदामों की चाबी होगी और सारा अनाज उसी पे स्टोर होगा, तो सरकार जो है उसके बाद कोऑपरेटिव्स लाके उसको पैकेजिंग करके, मार्केट करके एक्सपोर्ट करेगी। तो इसमें बेचारा किसान कहाँ जाएगा? तो किसान को तो एमएसपी भी नहीं मिल रही है। किसान सिर्फ माकबूल कीमत तो मांग रहा है आपसे। किसान ये तो नहीं कह रहा है कि आप एक्सपोर्ट लाइसेंस दे दीजिए, ना किसान कह रहा है कि हमें एफसीआई के गोदामों की चाबी दे दीजिए। सब कुछ तो आपके हाथ में है, पर जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उसका तो वो मालिकाना हक है उसका प्रोड्यूस का पैसा मांगने का, क्योंकि इनपुट कॉस्ट वो खुद देता है। आप खाद का रेट तय करते हैं, आप सब्सिडी सरकार को देते हैं। एक स्टडी और आई, वो ये कहती है कि टोटल सब्सिडीज अगर हम देश की लें, पूरी सब्सिडीज अगर किसान के, जैसे कहते हैं कि किसान को बहुत सब्सिडाइज किया जाता है, किसान तो टैक्स भी नहीं देता है, पर आपने देखा किस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेशन से देश में 13 से 14% जीडीपी का खाली इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आता है। अगर आप ग्रॉस टैक्स लें, जो टैक्स कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स को ले और इनडायरेक्ट टैक्स को ले, तो मात्र 6% डायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन होती है। ज्यादातर टैक्स कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स से होती है, चाहे वो जीएसटी से हो, सेस से हो, या आपके पेट्रोल पे सेस लगता है, डीजल पे रोड टैक्स से हो। ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। जीएसटी हर आइटम पे लगता है, खुले आटे पे भी जीएसटी है, खुली दाल पे भी जीएसटी है। तो इस तरीके से रूरल स्पेंडिंग कमजोर हुई है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। और लोगों को पैसा देने के लिए आपको क्या करना है? आपको लोगों के हाथ में वेजेस देनी है, उनको काम देना है। अगर आप सोशल वेज नहीं देंगे तो वो अपने बच्चों का लालन पालन कहाँ से करेगा? बच्चों में कुपोषण हो रहा है, अगली जनरेशन कैसे काम कर पाएगी? क्योंकि सरकार का रवैया लेबर को प्रताड़ित करना है, किसानों को प्रताड़ित करना है, ताकि कॉर्पोरेट्स इंडस्ट्री को लेबर सस्ती मिले और फैक्ट्रियों में लोग जो काम करें वो ज्यादा पैसा ना मांग सकें, इतना उनको मजबूर कर दें। और किसानी को इसलिए भी कमजोर करना चाहते हैं कि उनका उनका जो जमीन का हक है, जो उनको इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में मिला है, वो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएं कि वो जमीनें बेच दें। और छोटे किसान जो 2 बीघे, 4 बीघे, 6 बीघे के किसान हैं, वो अपनी जमीनों को, क्योंकि उनकी जो एग्रीकल्चर है वो वायबल नहीं है, वो बड़े किसानों को अपनी जमीन बेच दें, ताकि बड़े किसान बड़े स्केल पर उसको अपना फसल को उगाएं और उसमें प्रॉफिट कमाएं। ये अब सरकार करना चाहती है और ये बड़ा क्लियर है। जो सरकार की पॉलिसीज हैं वो छोटे किसानों के या खेतिहर किसानों के लिए या बटाईदार किसानों के लिए नहीं, वो बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए हैं। और इसी का विरोध पंजाब के किसान कर रहे हैं, हरियाणा के किसान कर रहे हैं। और ये बाइनरी चलाई जा रही है कि ये किसान जो हैं पंजाब हरियाणा से हैं, ये इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये भारत को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये खालिस्तानी है, उग्रवादी हैं। इस तरह की बातें भी की जाती हैं। तो हम लोगों को सांप्रदायिक और ध्रुवीकरण से बचना है। किसानों की डिमांड जो है वो जायज है, वो पब्लिक को इनकन्वीनियंस नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अपना मालिकाना हक मांग रहे हैं। हम में देश के नागरिक होते हुए हमें उनका साथ देना चाहिए,
उनकी ये लड़ाई में अगर उनकी जीत होगी तो हमारी भी जीत होगी, लोकतंत्र बचेगा तो ये देश बचेगा, नहीं तो हम भी नहीं बचेंगे तो देश भी नहीं बचेगा। अगर किसान नहीं बचेंगे तो देश भी नहीं बचेगा। आपकी प्लेट में खाना नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज रात को आपसे विदा लेता हूं। कल सुबह ये प्रोग्राम आप देखेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। कल के नए अपडेट के साथ मैं आपसे के सामने फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।